हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस की कहानी। पिछले दो वीडियो में हमने नन कोऑपरेशन के बारे में जाना था, जिसमें फाइनली हमने देखा कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ कर लिया। अब आज देखेंगे कॉल ऑफ करने के बाद उन्होंने एक और बड़े ब्रॉड मूवमेंट को लॉन्च किया था, जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ क्यों किया गया था। नन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ इसलिए किया गया था क्योंकि नन कोऑपरेशन मूवमेंट वायलेंट हो चुका था, और यही रीज़न था कि उसे कॉल ऑफ करना पड़ा। कब कॉल ऑफ किया गया? तो उसे कॉल ऑफ किया गया था फरवरी 1922 में। कब कॉल ऑफ किया गया? फरवरी 1922 में। अच्छा, जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया, उसी समय कांग्रेस के अंदर में कुछ लीडर्स थे जो कि गांधी जी का सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। गांधी जी का सपोर्ट नहीं करना चाहते थे मतलब ये कि जब नन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ, तब गांधी जी ने कहा था कि आप इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करो। बट कांग्रेस के ही अंडर में कुछ लीडर्स थे जो कि बॉयकॉट करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे? वो इसलिए कि उनको लगता था कि अगर हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जीत जाते तो कम से कम कुछ तो पावर आएगा हमारे हाथों में। नाना मामा से काना मामा भला होता है भाई। तो इसी सोच के साथ दे वांटेड कि उसको उस इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट करे। बट गांधी जी जो थे उसके अगेंस्ट थे। तो इसी बीच में क्या हुआ, कुछ लीडर्स ही जो थे वो कांग्रेस के ही अंडर में अपना एक अलग पार्टी बना लिए, जो कि डायरेक्टली इंडिपेंडेंस की बातें करने लगे। चाहे वो वायलेंटली हो या नॉन वायलेंटली हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बट दे वांटेड कि उन्हें फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इनमें से थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने स्वराज नाम की पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी। वैसे ही कुछ यंग लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये थोड़े और ज़्यादा रैडिकल मास एजिटेशन चाहते थे, और चाहते थे कि अब ये छोटे मोटे मूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला है, डायरेक्टली डिमांड करो फुल इंडिपेंडेंस का, हमें पूरी आज़ादी चाहिए ही चाहिए। तो इस पॉइंट के साथ ही इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी, प्लॉटिंग चल रही थी। उसी बीच में दो कंडीशंस हमारे यहाँ पे अराइज हुए, दो बहुत बड़ी परेशानियाँ अराइज हुई। उनमें से एक था इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है? तो वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था। वर्ल्ड वॉर ओवर होने के बाद अचानक से वर्ल्ड मार्केट फॉल कर गया। वर्ल्ड मार्केट फॉल कर गए इन द सेंस कि मार्केट में चीज़ों के दाम दिन भर दिन गिरते चले गए। इतनी ज़्यादा कोलैप्स हो गई थी, या चीज़ों के दाम इतने ज़्यादा गिर गए थे कि जितनी लागत लगी थी उसमें, यानी उनको बनाने में जो एक्सपेंसेस हुआ था, वो तक वापस नहीं हो पा रहा था। मतलब उतना भी वसूली नहीं हो पा रहा था। जैसे मान लो कि आपको किसी चीज़ को बनाने में 5 रुपीज़ लगे हैं, बट उसकी प्राइस जो है मार्केट में वो हो गई है 2 रुपीज़। तो यानी आप 3 रुपीज़ लॉस कर रहे हो पर प्रोडक्ट। तो बस इसे ही इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं, जब किसी चीज़ का दाम कंटिन्यूअसली मार्केट में फॉल करता चला जाता है। तो ऐसे ही हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में भी हुआ। एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या हुआ, 1926 में जो आपके एग्रीकल्चरल प्राइसेस हैं, जो क्रॉप के प्राइसेस हैं, वो अचानक से बहुत ज़्यादा गिरने लगे, और 1930 आते आते तो बर्बाद हो गए। कहने का मतलब है कि खेत में फसल पड़े हुए हैं पर ख़रीदार नहीं है, और अगर ख़रीदार मिल रहे हैं तो बहुत सस्ते दामों में उन्हें बेचना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रोडक्शन था एक एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एग्रीकल्चर का। तो जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा था एंड सेलर्स कम थे, तो जो डिमांड है वो गिरने लग गया, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिक्लाइन होने लगे। यानी इंडिया से अब बाहर देश में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जाते थे वो जाने बंद हो गए। अब जब ऐसा हुआ तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, जो हमारे किसान बाहर भेजते थे अपना प्रोडक्शन करके, वो अब अपना बाहर भेज नहीं पा रहे, क्योंकि एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो चुका है, बाहर में प्रोडक्ट का डिमांड हो ही नहीं रहा है। अब एक बात बताओ, अगर पेजेंट्स अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे तो क्या वो कुछ कमाएंगे? नहीं। अगर वो कुछ कमाएंगे नहीं तो क्या जो उनको रेंट या जो रेवेन्यू पे करना है वो पे कर पाएंगे? नहीं। तो ये तो हो गई किसान की बात कि किसान के पास पैसे ही नहीं है तो वो पेमेंट कहाँ से करेंगे। बट ये उनकी बात थी, ब्रिटिश की बात ऐसी नहीं थी। ब्रिटिश जो है वो फोर्सफुली इनसे, ब्रूटली इनसे रेवेन्यू की डिमांड कंटिन्यूअसली किए जा रहा था कि नहीं, हमें तो पैसे चाहिए ही चाहिए। अब ये क्या करने लगे, इनके साथ बदतर व्यवहार करने लगे। तो इनसे पेजेंट क्लास जो है वो और ज़्यादा इरिटेट हो गया और विद्रोह करने की ओर बढ़ चला।
यानी अगर नॉर्मली कहे तो इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण हमारा जो गांव देहात का एरिया था वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका था। उनके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे, बट ब्रिटिश वर फोर्सिंग फॉर पेइंग द रेवेन्यूज़। तो ये एक सिचुएशन था, यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने अपनी करतूतों से लोगों को भड़का दिया। क्लियर है? अब दूसरा हुआ साइमन कमीशन। यस, साइमन कमीशन क्या है बताती हूँ। साइमन कमीशन 7 मेंबर्स की टीम है जिसको भारत भेजा गया था बाय टोरी गवर्नमेंट। किन्होंने भेजा था? टोरी गवर्नमेंट ने भेजा था। साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। क्यों भेजा गया था? तो उनको भेजा गया था कि ताकि तुम भारत जाओ, भारत जाकर के देखो कि लोग इतने भड़क क्यों रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, यहाँ वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में क्या गड़बड़ी हो रहा है या उसमें फंक्शनिंग में आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इसी काम के लिए उनको भारत भेजा गया। कब आए थे ये भारत? तो ये आए थे 1928 में। कब आए भारत? 1928 में। याद रहेगा ये चीज़। अच्छा, जब ये भारत आए तो इनको ग्रीट किया गया स्लोगन के साथ, गो बैक साइमन या साइमन गो बैक के साथ। आपके बुक में गो बैक साइमन दिया है तो आप उसके साथ जा सकते हो, वो गलत नहीं है। क्लियर है? या जो मैंने लिखा है वो भी गलत नहीं है। क्लियर है? याद रहेगा। साइमन कमीशन कब आया भारत? 1928 में। कितने लोगों का ये ग्रुप था? 7 मेंबर्स का था। किसने भेजा था? टोरी गवर्नमेंट ने भेजा था। हेड कौन थे इनके? सर जॉन साइमन थे। क्यों भेजा गया था? ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के फंक्शनिंग को देखा जा सके। अब जब ये भारत आए तो इन्हें साइमन गो बैक या गो बैक साइमन के स्लोगन के साथ ग्रीट किया गया। लोग क्या किए थे? ब्लैक फ्लैग लगा लिए थे और नारा दे रहे थे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। इसके साथ इनको ग्रीट किया गया जब ये हमारे भारत पहुंचे। आखिर ऐसा क्यों? क्या भाई तकलीफ थी? तो तकलीफ ये थी कि ये जो साइमन कमीशन था इसमें सातों के सातों मेंबर इंग्लिशमैन थे, मतलब कोई भी इंडियन नहीं थे। अब इट्स क्वाइट ऑब्वियस, अगर आप भारत के किसी मैटर पे देखने के लिए भेज रहे हो अपनी टीम और उसमें सिर्फ आपके मेंबर्स हैं तो क्या होगा? आप ही बताओ, आप ही बताओ क्या होगा। वो जो टीम होगी वो तो ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगी, इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचने वाली है। तो सेम वाज द थिंग। तो इनका कहना था कि जब आप अपने ही आदमी भेज रहे हो उसमें एक भी इंडियन नहीं है तो वो हमारे बारे में क्यों सोचेगी। अगर आपको सोचना ही होता तो इस टीम की तो ज़रूरत ही नहीं होती। टीम तो आप भेज रहे हो कि हम लोगों के बारे में सोचा जाए, अब उसमें एक भी मेंबर हमारा नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ गुड फॉर अस। सो इसी से जो हमारी पब्लिक थी, जो इंडियंस थे, इसको बॉयकॉट कर रहे थे। और इसी बॉयकॉट के समय में आपका बहुत सारे इश्यूज भी अराइज हुए जो मैं बताऊंगी, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू साइमन कमीशन जब भारत आई तो क्या कारण था, उनके जाने के बाद क्या हुआ। साइमन कमीशन जब भारत आई तो उसके बाद उनको गो बैक साइमन के साथ तो ट्रीट किया ही गया, ग्रीट किया ही गया, साथ ही साथ ब्रिटिश ने इसका इम्पैक्ट भी दिखाया। मतलब चूंकि यहाँ के सारे लोग मिल करके बैठ करके विरोध कर रहे थे तो ब्रिटिश क्या करने लगी? लाठी चार्ज करने लगी और लोगों की भीड़ को हटाने लगी। इसी लाठी चार्ज में हमारे एक लीडर को बहुत बुरी चोट लगी थी। इनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था इनका? लाला लाजपत राय। इनफैक्ट इनको लाठी चार्ज में इतनी ज़्यादा चोट लगी कि अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, याद रहेगा ये चीज़। अब इनके अलावा बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया था क्योंकि वो साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, अब साइमन कमीशन का रिजल्ट क्या था? तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की एंड रिपोर्ट तैयार करके ब्रिटिश को थमा दिया, गवर्नमेंट को थमा दिया, टोरी गवर्नमेंट को, और कहा कि इन्हें थोड़ा सा डोमिनियन स्टेटस दे दो, बेटर रहेगा, वरना ये विद्रोह जारी रहेगा और हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो यही सब सोच करके वाइस रॉय थे उस समय हमारे लॉर्ड इरविन। कौन थे वाइस रॉय? लॉर्ड इरविन। उन्होंने अक्टूबर 1929 में एक अनाउंसमेंट किया कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, मतलब कि ब्रिटिश ही हमारे हेड रहेंगे पर ब्रिटिश के अंडर में रूलिंग जो है वो हमारे यहाँ के लोग खुद कर सकते हैं। और इसी के लिए एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जानी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर सकते हो। इंडिया से कुछ लीडर्स जो हैं वो लंदन जाएंगे, इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डिस्कस करेंगे। ये 2 ऑफर उन्होंने हमारे सामने रखे, पर गांधी जी ने इन दोनों ऑफरों को ठुकरा दिया और साफ साफ कहा कि ये और कुछ नहीं है,
देर से आया हुआ बेकार का चीज़ है। मतलब कहने का सेंस है कि अगर ये बहुत पहले आप देते तो शायद शांत कर सकते थे, बट अब हमारी पब्लिक इतनी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है कि उन्हें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए बल्कि फ्रीडम चाहिए। क्या चाहिए? फ्रीडम। तो गांधी जी ने इसे वेग ऑफर का नाम दे करके ठुकरा दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। अब वेग ऑफर देके ठुकरा तो दिया, उसके बाद रैडिकल लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनकी लीडरशिप में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। ओके, इन दिसंबर 1929। कब ऑर्गेनाइज हुआ था? दिसंबर 1929। इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था लाहौर में। कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? लाहौर में। याद रखोगे दिसंबर 1929 सेशन कहाँ हुआ? लाहौर में। इस सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस सेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का डिमांड रखा। कौन सा डिमांड आपके सामने रख दिया? पूर्ण स्वराज। यानी कि अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमें कोई डोमिनियन स्टेटस या कुछ और नहीं चाहिए। व्हाट वी वांट इज फुल इंडिपेंडेंस। और ब्रिटिश को विद्रोह दिखाने के लिए व्हाट दे डिसाइडेड, उन्होंने उसी दिसंबर 1929 के मीटिंग में ये डिसाइड किया कि आने वाली 26 जनवरी को यानी कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे के नाम से सेलिब्रेट करेंगे और ब्रिटिश को दिखाएंगे कि अब उनके रहने ना रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आते हैं, क्या लगता है कि ये डिसीजन को अटेंशन मिला होगा? तो नहीं, इनको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला क्योंकि धीरे धीरे इन्फ्लुएंस ख़त्म होता चला जा रहा था। इनसे इनको कोई ज़्यादा फ़ायदा महसूस नहीं हो रहा था। ये वो वाली बात हो गई कि सामने वाला हमको पता है मारने वाला है, फिर भी हम हंस रहे हैं अपने अंतिम वक्त में, लाइक दैट इनका फीलिंग आया। सो इस सेलिब्रेशन को उतना अटेंशन नहीं मिला। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं, तो ये तो यहाँ इनिशिएट हो गया। अब गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि मुझे इंडियंस को अच्छे से यूनाइट करना होगा, स्ट्रांगली यूनाइट करना होगा, एक ब्रॉड मूवमेंट लॉन्च करना होगा। इसी आइडिया के साथ उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। बट गांधी जी को अभी ये सोचना था कि ऐसा क्या हम यूज़ करें कि जिसमें पूरा इंडिया पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अब तक जितने भी मूवमेंट हुए थे वो किसी किसी एरिया तक ही लिमिटेड थे। तो ऐसा क्या किया जाए जिसमें कि सारे लोग ही एकजुट हो जाए। तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना सॉल्ट को ही सिंबल बनाया जाए। सॉल्ट, यस, नमक। नमक देखो एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर कोई खाता है। नमक के बिना कोई नहीं रह सकता है। और उस समय एक करतूत जो आपके इन्होंने किया था, ब्रिटिश ने किया था, वो ये था कि ब्रिटिश के आने से पहले तक, इनफैक्ट ब्रिटिश के आने के कुछ टाइम बाद तक, इंडियंस जो कोस्टल एरियाज में रहते थे वो अपना नमक खुद बनाते थे। बट ब्रिटिश ने जैसे ही यहाँ पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल गेन किया, उन्होंने सीधे ऑर्डर दे दिया कि इंडिया में नमक कोई नहीं बना पाएगा, मतलब कि कोई भी विलेज पीपल को नमक बनाने की परमिशन नहीं है। वही नमक मार्केट में बिकेगा या वही नमक बनाएगा जो कि ब्रिटिश जिनको अलाउ करेंगे। तो इसके कारण क्या हुआ? एक तो लोगों में भड़क बना ही बना, साथ ही साथ सॉल्ट का दाम भी बहुत बढ़ गया। और सॉल्ट तो बेसिक चीज़ है जिसको हर कोई चाहता है, यानी कि सॉल्ट के बिना तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो गांधी जी ने सोचा चलो इसे ही हथियार बनाया जाए। तो गांधी जी ने क्या किया, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा। कब लेटर लिखा? 31 जनवरी 1930, जिसमें उन्होंने टोटल 11 डिमांड्स दिए। उस 11 डिमांड में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था वो सॉल्ट का था कि सॉल्ट टैक्स को हटा दिया जाना चाहिए। बाकी जो 10 डिमांड थे वो अलग अलग सेक्शन के जो पीपल हैं सोसाइटी में उन सबके थे, उनमें से सबका अलग अलग उठाया गया। मतलब जैसे एक वर्कर्स का डिमांड डाला हुआ है, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट का डिमांड है, एक पेजेंट क्लास का डिमांड है। इस तरीके से करके सबके डिमांड को मिला करके उन्होंने 11 डिमांड्स प्रिपेयर किए थे। और गांधी जी ने लेटर में साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर इन डिमांड्स को आप 11 मार्च तक पूरा कर देते हो तब तो ठीक है, बट अगर 11 मार्च तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा और ये नन कोऑपरेशन से ज़्यादा स्ट्रांग मूवमेंट होगा। अब लॉर्ड इरविन सोचा है क्या कर लेगा, छोड़ो, नहीं मानना है। तो लॉर्ड इरविन ने क्या किया, इस डिमांड को इग्नोर कर दिया और उन्होंने कोई नेगोशिएशन शो नहीं किया, कोई बातचीत करने की नहीं सोची। अब गांधी जी ने सोचा ठीक है बेटा, तुम कोई बात नहीं की हो ना, चलो अब देखो। और उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को फुल फ्लेज में लॉन्च कर दिया।
और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा रहा। अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे की? तो गांधी जी ने शुरुआत की सॉल्ट मार्च से। सॉल्ट मार्च क्या था? तो एक ऐसा मार्च जो कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। क्या किया गया देखते हैं। गांधी जी 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ, मतलब 78 फॉलोअर्स के साथ वो 240 मील का दूरी तय किए, साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से डांडी तक। साबरमती आश्रम आपको पता ही है, गांधी जी का घर हो गया। डांडी क्या हो गया? तो डांडी जो है एक कोस्टल टाउन था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर के डांडी तक एक मार्च ऑर्गेनाइज किया। दिन भर वो चलते, रात को वो जिस गांव भी पहुंचते उस गांव में आराम करते। लगभग 24 दिन तक हर रोज इन्होंने 10 मील की दूरी तय की और साबरमती से डांडी पहुंचे। और डांडी पहुंचकर उन्होंने 6 अप्रैल को खुद से नमक बनाया और नमक बना करके इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया। याद रहेगा ये चीज। कितने लोग थे जो गांधी जी के साथ निकले? 78। अब आपको होगा कि बस इतने ही। तो गांधी जी ने कहा था कि कोई भी अपने काम धंधे छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि गांधी जी को याद था कि प्रीवियस टाइम में परेशानियां हुई थी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन। तो गांधी जी ने कहा कि कोई भी काम धंधा अपना छोड़ करके मेरे साथ नहीं आएगा। हाँ, मैं जिस गाँव में जाऊँगा वो गाँव के लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, फिर जैसे ही मैं उस गाँव से निकलूँ वो लोग वहाँ से जा सकते हैं। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ा। इसमें महिलाएं भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट की। बहुत सारी महिलाएं थी जो घरों से आती थी दिन में, मतलब अपने अलग अलग गाँव में गांधी जी को सुनती और फिर घर चली जाती। अब गांधी जी डांडी पहुंच करके उन्होंने सॉल्ट लॉ को तो ब्रेक कर दिया। कैसे सॉल्ट बनाया? तो उन्होंने सी वाटर को बॉईल करके खुद से नमक बनाया। अब जब गांधी जी ये काम डांडी में ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो पूरे देश में भी अलग अलग इलाकों में नमक बना करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। याद रहेगी ये बात। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिफरेंस क्या है? तो देखो, सिविल डिसओबेडियंस, सिविल मतलब पब्लिक, डिसओबे मतलब कि डिसओबे करेगी यानी कि बात नहीं मानेगी, और नॉन कोऑपरेशन का मतलब था कोऑपरेट नहीं करेगी, साथ नहीं देगी। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही था कि जहां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम बस ब्रिटिश का साथ नहीं दे रहे थे, यहाँ पर पे हम क्या कर रहे थे? ब्रिटिश का तो साथ नहीं दे रहे थे, साथ में अगर ब्रिटिश कहती थी खड़े हो तो हम फोकस करते थे बैठने में। मतलब कि हम कॉलोनियल लॉज को भी ब्रेक कर रहे थे। जैसे कि सॉल्ट लॉ बना करके हमने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। ओके इसके अलावा वैसे ही पेजेंट क्लास जो है वो लैंड रेवेन्यू पे करने से साफ साफ मना करने लगे, चौकीदारी टैक्स देने से मना करने लगे, बहुत सारे विलेज ऑफिशियल्स अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिए, और फॉरेस्ट पीपल जो थे, जो ट्राइबल्स थे, वो जंगलों में घुस करके जो जंगल के लिए लॉ बने थे उन सबको वायलेट किए। क्लियर है? अब आते हैं, मूवमेंट तो लॉन्च हो गया, जो इरविन जी थे उन्होंने बात तो सुनी नहीं। अब ब्रिटिश जब मूवमेंट लॉन्च हो जाता है उसके बाद कैसे रिएक्ट करती है? तो जब मूवमेंट लॉन्च हो जाता है तो ब्रिटिश थोड़ी सकपका जाती है, और सकपका के क्या करती है? ब्रूटल रिप्रेशन का आइडिया फॉलो करती है। ब्रूटल रिप्रेशन मतलब जहां जो दिखे तुरंत अरेस्ट करो, जेल में डाल दो और मारो पीटो। ठीक है, तो ऐसे ही सोच के साथ ब्रिटिश भी आगे बढ़ी, ब्रूटली रिप्रेस करने लगी, कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करके जेल में डालने लग गई। जैसे एग्जाम्पल देख लो, अब्दुल गखर खान जो कि महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त थे, इनको भी अरेस्ट किया गया अप्रैल 1950 में। और जब इनको अरेस्ट किया गया तो पब्लिक बहुत ज़्यादा भड़क गई थी, और पब्लिक जो है वो पुलिस स्टेशन वगैरह या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसेज हैं, उन सब पे अटैक करने लगी। फिर इसी के लगभग 1 महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। पब्लिक और ज़्यादा भड़क गई, और इन लोग जो हैं वो वही जो ईटा उटा फेंकना, मतलब वायलेंट वापस होने लग गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी। जो पब्लिक है वो पुलिस से उलझने लग गई। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। अच्छा, एक चीज़ और, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिश जो हमारे कांग्रेस लीडर्स हैं उनको तो अरेस्ट कर ही रही थी, साथ साथ में जो पीसफुल सत्याग्रही थे, जो कुछ कर भी नहीं रहे थे, शांति से विद्रोह कर रहे थे, उनको भी पकड़ के अटैक करने लगी, उनको भी मारने पीटने लग गई और जेल में डालने लगी। इनफैक्ट बच्चे और औरतों तक को नहीं छोड़ा। और एक बात और बताते हैं, इस मूवमेंट के रिएक्शन में ब्रिटिश ने लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया था। मतलब समझो ऐसा हो गया था कि जेल लग रहा था शहर है और शहर लग रहा था जेल है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
अब गांधी जी ये सब देख करके बहुत ज़्यादा हताश हो गए। एक तो पहले ही वायलेंट हो गया और गांधी जी नन कोऑपरेशन भी इसीलिए कॉल ऑफ किए थे। तो गांधी जी को लगा ये वो तरीका नहीं है जो मैं चाहता हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ। तो ही डिसाइडेड कि क्यों ना मैं इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लूँ, और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। और कॉल ऑफ करते ही उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया जिसे हम पॉपुलरली गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के तहत क्या समझौता हुआ? तो इसके तहत ये समझौता हुआ कि गांधी जी लंदन में होने वाले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, पर बदले में जितनों को अरेस्ट किया गया है ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन सबको ब्रिटिश छोड़ देगी। तो इसी बात के साथ, समझौते के साथ, गांधी जी लंदन चले गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, और यहाँ पे जितनों को अरेस्ट किया गया था उन सबको छोड़ दिया गया। अब मैंने अभी एक टर्म यूज किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक्चुअली इसे हिंदी में हम गोल गुंबज सम्मेलन भी कहते हैं। ये क्या था? तो ये बेसिकली आपका मीटिंग था काइंड ऑफ, जो कि 1931 में लंदन में हेल्ड किया गया था। इसमें गांधी जी अपनी बातें प्रेजेंट करने गए थे रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, और जो हमें थोड़ी सी आज़ादी चाहिए फॉर दैट सेक। बट गांधी जी जब वहाँ उस मीटिंग को अटेंड किए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि जैसा होना चाहिए वैसा हो तो पा नहीं रहा है। गांधी जी को लगा कि उन्हें कुछ बोलने का मौका दिया ही नहीं जा रहा है, ब्रिटिश अपने ही मन की कर रही है वहाँ पे। तो गांधी जी को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, और उन्होंने उस नेगोशिएशंस को तोड़ा, वो समझौते को तोड़ा, और तोड़ करके भारत वापस आ गए। अब जब वो भारत आते हैं तो क्या देखते हैं? जब वो भारत आते हैं तो देखते हैं कि ले, ब्रिटिश तो इनके साथ धोखा किया है, इनको भेज दिया और उनके पीछे में यहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। जैसे गखर खान है, जवाहरलाल नेहरू है, इन दोनों को जेल में डाल दिया गया था। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए गए ताकि कोई मीटिंग ना हो सके, कोई बॉयकॉट, कोई डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं हो सके। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ है जो गांधी जी रिटर्न होने के बाद देखते हैं। अब आते हैं, जब गांधी जी को ये सब दिखता है तो गांधी जी उस समय क्या करते हैं? तब गांधी जी को रियलाइज़ होता है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, एंड वो वंस अगेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फुल फ्लेज के साथ लॉन्च करते हैं, जिसे वो बीच में ही छोड़कर चले गए थे। अब गांधी जी अगेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करते हैं, बट उसका रिएक्शन क्या होता है पब्लिक में, या जब शुरुआत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ उस समय रिएक्शन क्या था पब्लिक का, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? होपफुली आपको आज के क्लास में जितना मैंने समझाया है समझ में आ गया है, और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसे मेंशन करिए। आई विल बी अवेलेबल कि मैं उसे आंसर कर सकूँ। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, एंड सब्सक्राइब आपने अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।